Hello students, in this video we'll discuss chapter number 15 Indian National Movement 1919 to 1947। बेटा चैप्टर का नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम नेशनल मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं, पर किस टाइम फ्रेम को पढ़ेंगे बेटा। इस वीडियो में हम लोग 1919 से लेकर के 1947 तक। बेटा ये वो टाइम था जब गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी नेशनल मूवमेंट में। देखो गांधी जी ने पढ़ाई तो कहाँ से की थी, लंदन से। लंदन में पढ़ाई ख़त्म करके वो अपने लॉ प्रैक्टिस के लिए कहाँ गए थे, लॉ प्रैक्टिस करने वो गए थे साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा अपार्थाइड, है ना, जो अनफेयर ट्रीटमेंट था ब्रिटिशर्स का, वो देखा। फिर वो इंडिया आए और उन्होंने इंडिया में क्या स्टार्ट किया, नेशनल मूवमेंट को। अच्छा ऐसा नहीं है कि गांधी जी के पहले नेशनल मूवमेंट इंडिया में नहीं चल रही थी, पर ये छोटे छोटे पॉकेट्स में होती थी। इसको मास मूवमेंट बनाने का काम किसने किया बेटा, गांधी जी ने। गांधी जी शुरुआत में आए, उन्होंने बिहार चंपारण में सत्याग्रह किए, फिर खेड़ा में सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। तो इस तरीके से गांधी जी नेशनल फिगर बन गए थे। पर बेटा जिस टाइम फ्रेम को हम पढ़ेंगे 1919, तो यहाँ से हम देखेंगे कि रोलैक्ट एक्ट आएगा, जलियांवाला बाग होगा, फिर जलियांवाला बाग के बाद हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे, और फाइनली 1947 में हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीडम। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आप लोगों को। अब बेटा 1919 आते तक तो महात्मा गांधी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे। देखो गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में जो हमारे पीजेंट्स सत्याग्रह कर रहे थे, गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया और गांधी जी वहाँ पर जीत गए। फिर खेड़ा में गांधी जी की जीत हुई, अहमदाबाद में गांधी जी की जीत हुई। मतलब अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो गांधी जी की बात को मानने लगी। तो इस टाइम आते आते तक गांधी जी एक अच्छा खासा नाम बन चुके थे, एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे। ठीक है, अब गांधी जी ने जो मेथड थी प्रोटेस्ट की, उसको एक नया क्या दिया, तड़का दिया। वो तड़का किस बात का था कि भाई हमें कोई वायलेंस नहीं करना है, हमें क्या करना है, नॉन वायलेंट वे में अपनी बात को रखना है ब्रिटिशर्स के सामने, कोई वायलेंस नहीं होगा। अब गांधी जी की बात शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आई कि भाई ऐसे कैसे होगा, पर बाद में जब लोग गांधी जी को फॉलो करने लगे तो उन्हें बात समझ में आ गई कि भाई इससे बड़ा कोई वेपन नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया टेक्निक को, कौन सी टेक्निक को, मास एजिटेशन। और ये मास एजिटेशन कैसे होगा बेटा, नॉन वायलेंट वे में होगा। ठीक है, मतलब आप जो भी कुछ करोगे उसमें वायलेंस का 1% भी नहीं होगा। आप नॉन वायलेंट वे में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करोगे, रिफॉर्म प्रोग्राम्स लाओगे, पर यहाँ पर किसी को भी मारना पीटना अलाउ नहीं था। गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। अच्छा गांधी जी शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया कि साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने अपार्थाइड देखा तो वहाँ पर उन्होंने नेशनल कांग्रेस बनाई और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई की। तो शुरुआती दौर में जब गांधी जी का ये फेस आया कि भाई सत्याग्रह हम कर सकते हैं, तो उसमें गांधी जी को क्या मिली, सक्सेस मिली। ठीक है, वहाँ पर गांधी जी ने अफ्रीका में जो प्रोग्राम चलाए उन प्रोग्राम्स में गांधी जी को बहुत बढ़िया से सक्सेस मिली थी। सो सक्सेस ऑफ हिज इनिशियल एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका एंड लेटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। पहले इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ पर किया, साउथ अफ्रीका में किया, फिर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में किया। और लोग ये बात समझ गए थे कि अगर हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को सक्सेसफुल बनाना है, हमें हमारी आज़ादी चाहिए है, तो भाई एक दो व्यक्ति इसको नहीं कर पाएंगे। सब जब तक नहीं आ जाते, जब तक साथ मिलकर सब लोग नहीं लड़ने लगते, भाई आज़ादी तो हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है। अच्छा ब्रिटिशर्स ने इस टाइम तक एक एक्ट पास कर दिया था जिसे हम ब्लैक एक्ट, अनफेयर एक्ट या अनजस्ट एक्ट कह सकते हैं। वो एक्ट था रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, किसने पास किया था, ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेचर ने पास किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, जिससे ब्रिटिशर्स को इनॉर्मस पावर मिल गई थी कि भाई जो भी व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा उसको जेल में डाल दो, और जेल में डालने के बाद उसका 2 साल तक कोई ट्रायल ही नहीं होगा। तो अब इससे जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाता, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि ट्रायल तो हो, पर रोलैक्ट एक्ट में आप जेल में डाल दिए जाओगे और 2 साल तक आपका ट्रायल भी नहीं होगा। क्लियर है। तो इतनी ज़्यादा एनॉर्मस पावर दे दी थी रोलैक्ट एक्ट ने, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
बेटा क्योंकि गांधी जी खुद लॉ के स्टूडेंट रहे, बढ़िया से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, फिर अफ्रीका में लॉ प्रैक्टिस भी किया, तो गांधी जी को ये बात तो समझ में आती थी भाई कि कौन सा लॉ जस्ट है और कौन सा लॉ अनजस्ट है। ठीक है, जस्ट कौन सा है, अनजस्ट कौन सा है, गांधी जी को पता था भाई। जैसे ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए, तो हमारे इंडिया में तो उस टाइम ऐसे हमारा अपना सिस्टम था ही नहीं, हमारी लॉ की कोई पढ़ाई नहीं थी। हमको जो भी कुछ लॉ पढ़ाया, कानून पढ़ाया, वो किसने पढ़ाया, ब्रिटिशर्स ने पढ़ाया। अब ये ब्रिटिशर्स का बनाया हो जो कानून कानून था, गांधी जी ने बोला भाई ये तो गलत है, ये तो अनजस्ट है, ऐसा तो कोई लॉ बनना ही नहीं चाहिए। तो गांधी जी हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा कि भाई ऐसे कैसे आप रोलैक्ट एक्ट पास कर सकते हो। और जैसे ही रोलैक्ट एक्ट पास होता है, गांधी जी आ जाते हैं नेशनल पॉलिटिकल फ्रंट पे। फ्रंट फुट पे अगर गांधी जी लड़ेंगे, इन्होंने इस एक्ट को अपोज किया क्योंकि भाई एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, लॉ प्रैक्टिस करने वाले वकील बैरिस्टर होने के नाते गांधी जी को पता था ना कि ये विद इन अ फ्रेमवर्क तो नहीं है भाई, ये अनजस्ट है। तो उन्होंने फिक्स किया कि 30 मार्च 1990 को हम लोग हड़ताल ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फास्टिंग, प्रेयर, पिनेंस, मीटिंग्स, प्रोसेशन होगी पूरी कंट्री में। क्लियर है? ये कौन बता रहे हैं? गांधी जी बता रहे हैं अपने लोगों को कि भाई ये जो एक्ट है ये जस्ट तो नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में हमें हड़ताल करनी है। तो हम लोग कब स्टार्ट करेंगे इसको? 30 मार्च को। अब बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको लगता है कि चुप बैठेगी इस बात के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया, सारे पॉसिबल मेजर्स को अडॉप्ट किया, जिससे वो सप्रेस कर पाए किसको? रोलैक्ट एक्ट मूवमेंट को। ठीक है, गांधी जी और जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो इस मूवमेंट को चला रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना 100% लगा दिया भाई इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया किसको? सारे प्रोसेशंस को, कि भाई कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। इवन लाठी चार्ज भी करवाया और कुछ लोगों के ऊपर तो फायरिंग भी करवा दी, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया। डिपोर्टेड पॉलिटिकल लीडर्स को डिपोर्ट कर दिया। इम्प्रिसन करना मतलब जेल में डाल देना, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ के ऊपर लाठी चार्ज करा दिया, मीटिंग्स वगैरह को बैन कर दिया। तो ऑल इन ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट समहाउ इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस करना चाहती थी, और खैर फाइनली वो सप्रेस होगी भी, है ना। और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई अब क्या करना है, तो उन लोगों ने एक बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, हॉरेबल स्टेप लिया। जो स्टेप कहाँ पर लिया उन्होंने? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, ये जो लाठी चार्ज हो रहा था, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था, ये तो एक बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, माइनर टेम्परेशन था किसका? जलियांवाला बाग में जो होने वाला था उसका। देखो, जो मोस्ट हॉरेबल अकरेंस थी वो कहाँ पर हुई? जलियांवाला बाग में, जो कहाँ पर था बेटा? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। अब बेटा जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। कुछ लोग बैसाखी के फेयर को मनाने के लिए इकट्ठे हुए। सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स का जो अरेस्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में आए। ऐसा भी मानते हैं कि कुछ लोग सिर्फ बैसाखी मनाने आए थे, बहुत इनोसेंट थे, उनको तो पता भी नहीं था कि भाई क्या होने वाला है, वो लोग भी आए। पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1990, 13 अप्रैल सॉरी 13 नहीं 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को सारे लोग इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए बेटा? जलियांवाला बाग में। ठीक है, अब ये गैदरिंग पसंद नहीं आ रही थी किसको? जनरल डायर को। जनरल डायर भाई सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे लोग हैं, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, फिर भी इकट्ठे हुए जा रहे हैं। तो इस गैदरिंग को डिस्पर्स करने के लिए, हटाने के लिए जो जनरल डायर थे वो अपने ट्रूप्स के साथ पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बेटा? जलियांवाला बाग में पहुंच गए। और यहाँ पर उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर किया, ओपन फायर, फायरिंग करते रहो करते रहो करते रहो। किसके ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं ये? ऑन आर्म्ड क्राउड। वो क्राउड जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ, उसके पास कोई वेपन वगैरह नहीं थे। वो बेचारे कुछ फेस्टिवल मनाने आए हैं, कुछ सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, क्यों हमारे लीडर्स को आपने अरेस्ट कर लिया है। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो आओ देखा न था, सीधे फायरिंग स्टार्ट करवा दी। किसके ऊपर? अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर। लगभग 400 लोग तो बेटा मर जाते हैं और हज़ारों में लोग वूंडेड हो जाते हैं। वूंडेड मतलब जिनको चोट लग जाती है, चोटीले हो जाते हैं, मतलब चोट नहीं लग जाती है वैसे, घाव हो जाना। तो 400 लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हो गए। घायल बेस्ट वर्ड है, वूंडेड मतलब घायल, जिसको चोट लगी हो।
जो गवर्नमेंट थी उसने पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और रिप्रेसिव मेजर्स लिए। उसके बाद भी मतलब अंग्रेजी सरकार रुकने वाली नहीं थी, इतने हमारे लोगों को मारने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। ठीक है, पंजाब में लगा हुआ था मार्शल लॉ। अच्छा बेटा, कुछ बुक्स में भले हम एनसीईआरटी पढ़ें या और दूसरे प्राइवेट पब्लिशर्स को पढ़ें तो उसमें ऐसा है कि पहले मार्शल लॉ लगाया गया था। मार्शल लॉ लगाने के बाद जब लोगों ने नहीं सुना फिर भी वो जलियांवाला बाग में आ गए, इसीलिए जनरल डायर ने ओपन फायरिंग की। कुछ कुछ हिस्ट्री बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा, आपका टीचर जैसे बताया आप वैसे करना। बाकी मैंने दोनों वर्जन बता दिया। आपकी बुक क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था और दूसरे रिप्रेसिव मेजर भी लिए इसके बाद में, है ना। पर बहुत सारी बुक्स इवन एनसीईआरटी क्या बोलती है कि नहीं, पहले मार्शल लॉ लगाया गया और मार्शल लॉ के बाद जो भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ इतने सारे लोगों को कहीं इकट्ठा नहीं होना होता है, पर इकट्ठे हुए, इसलिए जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सोचा कि भाई ये तो मेरे हुक्म की वो हुई ना, क्या बोलते हैं, नाफरमानी, कि भाई मैंने बोला है कि आपको इकट्ठे नहीं होना है, फिर भी आप इकट्ठे हो गए। तो ऐसा है, जैसे आपके टीचर बोले उसको वैसे कर लेना। अब बेटा एक वेव थी किसकी, हॉरर, हॉरर है ना। तो बेटा वेव ऑफ हॉरर मतलब डर तो था ही था, ठीक है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध भी था, गुस्सा भी था, मतलब हम लोग डर भी रहे थे पर गुस्से में भी थे। क्यों गुस्से में थे? क्योंकि हमारे इतने सारे लोगों को किसने मार दिया था, अंग्रेजों ने मार दिया था। तो पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री, फीलिंग ऑफ हॉरर, फीलिंग ऑफ इंडिग्नेशन, दोनों मिक्स फीलिंग चल रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल भी वापस कर दिया। उन्हें क्या टाइटल दिया था अंग्रेजों ने? नाइटहुड का टाइटल दिया था। तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब इट्स अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट कि भाई आपने मेरे लोगों को मारा है तो ये लो आपका टाइटल, मुझे आपका टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूरे इंडिया में डर है, पूरे इंडिया में लोगों के मन में क्रोध है, गुस्सा है। इंडिग्नेशन मतलब क्रोध, गुस्सा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो अपना टाइटल भी वापस कर देते हैं, नाइटहुड का जो टाइटल उन अंग्रेजों ने उनको दिया था, एज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट कि भाई मैं प्रोटेस्ट में यही कर रहा हूँ कि भाई मैं मेरा टाइटल वापस कर रहा हूँ। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल की, बुलाई, ठीक है। अब क्या करना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ये समझाना लोगों को थोड़ा मुश्किल था। बस इतना ही करना था कि हमें कुछ भी नहीं करना था। समझ में आई बात? जब हमारी मैम हमको बोलती है चुप बैठो, तो क्या हम चुप बैठते हैं? नहीं बैठते हैं ना। तो ऐसे उस टाइम भी लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया कि नॉन कॉपरेशन में आखिर करना क्या है। तो भाई नॉन कॉपरेशन में कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है? गांधी जी कॉल फॉर अ नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट कॉल फॉर अ प्रोग्राम ऑफ नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश। भाई क्या कहा गांधी जी ने? हमें कुछ भी नहीं करना है, स्पेशली ब्रिटिशर्स को तो कोऑपरेट करना ही नहीं है। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज 1909 में, और उस हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था कि, क्या कहा था कि भाई ये जो अंग्रेज हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट कर रहे हैं, समवेयर समहाउ। कोई ना कोई जाके अंग्रेजों को, इंडियन जाके अंग्रेजों को सपोर्ट कर देता है, इसीलिए दे कीप रूलिंग ऑन अस। सो द डे व्हेन वी स्टार्ट नॉन कोऑपरेटिंग विद देम, ब्रिटिश रूल एंडेड इन अ ईयर। ये गांधी जी का कहना था कि भाई 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। कब? कब? जब हम इन्हें कोऑपरेट करना बंद कर देंगे। तो क्या करना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेटा? हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना था। सम मेथड्स ऑफ रेसिस्टेंस अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट। अब हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उस टाइम अडॉप्ट किया। किस टाइम? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम। तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम? सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया कि अब हम फॉरेन मतलब ब्रिटेन में बने गुड्स को इंडिया में यूज़ नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, लॉ कोर्ट्स थे, लेजिस्लेचर था, हमने सबका बॉयकॉट किया। जो हमारे स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ते थे, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। हमारे टीचर्स ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया, है ना। जो हमारे लॉयर्स थे, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने भी
कोर्ट जाना बंद कर दिया। हमारे जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट में, उन्होंने भी लेजिस्लेचर में जाना बंद कर दिया। मतलब लेजिस्लेचर में जो थोड़े बहुत हमारे इंडियन लोग थे, उन्होंने लेजिस्लेचर में जाना बंद कर दिया। अब ब्रिटिशर्स सोचेंगे भाई स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोर्ट में लॉयर नहीं आ रहे हैं, तो परेशानी तो लगेगी अंग्रेज़ों को, पर हम उनको परेशानी देना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस टाइम में, उन सब ने इलेक्शन को बायकॉट किया। बेटा सिर्फ एक पार्टी ऐसी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, जो नॉन ब्राह्मण्स की थी, उसने इलेक्शन में पार्ट लिया और मद्रास की थी। कहाँ की थी? मद्रास की। जस्टिस पार्टी एक अकेली पार्टी थी जिसने इस टाइम होने वाले इलेक्शन में पार्ट लिया, बाकी सारी पार्टीज़ ने बायकॉट किया। सारी पार्टीज़ बोली कि भाई हमें नहीं लड़ना इलेक्शन, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी कौन करवा रहे थे? ब्रिटिशर्स करवा रहे थे। देन renunciation of awards, honors, titles conferred by the Britishers। बेटा ब्रिटिश ने जो भी टाइटल हमारे इंडियंस को दिए थे, जैसे नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था, और जो अवार्ड दिए थे, ऑनर्स दिए थे, टाइटल्स दिए थे, हमारे इंडियंस ने सबको वापस कर दिया कि भाई हमें चाहिए ही नहीं आपका टाइटल, रखो आप। और इसके बाद फिर हमने कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे भी काम किया, जैसे स्वदेशी। बेटा अगर आप ब्रिटिश गुड को बायकॉट करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम जिंगालाला हू बन जाएंगे, कपड़े पहनना बंद कर देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, है ना। तो अब हम स्कूल में, अगर हम ब्रिटिश स्कूल को बायकॉट करें तो ऐसा तो नहीं ना कि हम बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे। सारी चीज़ें अब हमारे लिए नेसेसिटी बन गई थी, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी है, हमारे जिन बच्चों को हमने लॉयर बनाया है उनको कहीं ना कहीं तो जॉब्स मिले, है ना। तो इस सब के ऊपर भी काम करना है। तो अब हम स्वदेशी के ऊपर काम करने लग गए। मतलब अगर हम ब्रिटिश मेड क्लोथ्स को नहीं पहनेंगे तो इंडिया में उसका ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है? कॉटन है, नहीं है, खादी है, नहीं है, उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, दूसरा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के डिवाइड एंड रूल खेला इंडिया में, हिंदू और मुस्लिम को डिसयूनाइट करने की कोशिश की। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला तो इसमें हम बहुत हद तक काम कर रहे थे कि हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई आपस में साथ में आ जाए, साथ में मिलकर काम करें। मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे हमने काम किया, स्वदेशी पे काम किया। मतलब अगर हम ब्रिटिश गुड नहीं पहनेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए पहनने के लिए। हमारे बच्चे अगर ब्रिटिश स्कूल में नहीं जाएंगे तो इंडियन स्कूल्स हों, इंडियन कॉलेजेस हों, उस पर हमने काम करना चालू किया, ठीक है। पॉपुलराइजिंग द यूज़ ऑफ खादी, हैंडमेड क्लॉथ। और इसके अलावा बेटा एक बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस थी जो हमारे इंडिया में हो रही थी, वो प्रैक्टिस थी क्या? अनटचेबिलिटी, है ना। हम जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उसके साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत करते थे, तो उसको भी रिमूव करने की बात की गांधी जी ने कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चलेगा तो हम अनटचेबिलिटी को भी हमारे सोसाइटी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम पढ़ेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा में ऐसा क्या होता है कि गांधी जी को इस पूरी की पूरी मूवमेंट को उठा के कॉल ऑफ करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। गांधी जी ने सबको बुलाया, आओ 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 हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेजों को बड़ा झटका भी लग रहा था। पता कैसे झटका? बेटा देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, अच्छा भला ऊपर की तरफ चल रहा था, ब्रिटिशर्स को हम बहुत ज़्यादा लॉस में लेके आ गए थे। पता है कैसे लेके आ गए थे? ब्रिटिश गुड जो इंडिया में आता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले, उसकी वर्थ क्या थी, वैल्यू क्या थी? 102 करोड़। जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, हमने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया, तो ये वैल्यू जो थी इंपोर्ट की सीधे कितनी हो गई? 57 करोड़। मतलब इंडिया में जो ब्रिटिश गुड पहले आता था वो कितने का आता था? 102 करोड़ का। अब उसकी वैल्यू कितनी की हो गई? सिर्फ 57 करोड़ की हो गई। मतलब कहीं ना कहीं तो हमने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी चोट दे दी थी, किसके थ्रू? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ कि गांधी जी ने पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। तो हुआ बेटा, हुआ। गांधी जी का देखो, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर वायलेंस हम करेंगे इंडियंस या वायलेंस ब्रिटिशर्स करेंगे, तो बेटा वायलेंस ज़्यादा कौन कर सकता है? ब्रिटिशर्स। क्यों ज़्यादा कर सकते हैं? क्योंकि सारे आर्म्स, एमिनेशन, वेपन्स किसके पास थे? ब्रिटिशर्स के पास थे, शोल्जर्स उनके पास। तो गांधी जी को ये लगता था कि भाई हम नॉन कॉपरेशन वे में, नॉन वायलेंट वे में ही काम करेंगे। किसमें? नॉन वायलेंट वे में ही काम करेंगे, क्योंकि अगर जब हम वायलेंस की बात करें तो हमसे ज़्यादा वायलेंस अंग्रेज कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम अपनी बातों को अंग्रेज़ों के सामने नॉन वायलेंट वे में ही रखें। अब चौरी चौरा में हो जाता है वायलेंस,
गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। चलो पढ़े बुक में क्या लिखा है। यस, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका एब्रप्ट एंड हुआ क्योंकि वॉयलेंट इंसिडेंट हो गए थे। कहाँ पर? चौरी चौरा में। कब हुए थे? फरवरी 1922 में। जो चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट था वो 15 माइल्स अवे है किससे? गोरखपुर से। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर। गोरखपुर से 15 माइल्स अवे छोटा सा विलेज है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, तो जो पुलिस फोर्स थी चौरी चौरा में उसने फायरिंग की पहले मॉब ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स का एक ग्रुप था जिसके ऊपर फायरिंग किसने कर दी बेटा? किसने की? पुलिस फोर्स ने की। मतलब पहला वायलेंस हमने नहीं किया था, पहला वायलेंस किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, गोरखपुर से 15 माइल्स चौरी चौरा है। चौरी चौरा में जो पुलिस थी उसने हमारे जो ग्रुप था मॉब, मतलब जो इकट्ठे लोग होते हैं उनको ही मॉब बोलते हैं। तो जो पीजेंट्स का ग्रुप था उसके ऊपर, हमारे ग्रुप्स के ऊपर मतलब इंडियंस के ऊपर किसने फायरिंग कर दी? अंग्रेजों ने। तो जो एंग्री मॉब था, जो जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे थे ना, बहुत गुस्से में आ गए, बहुत गुस्से हुए। तो उन्होंने पूरे के पूरे थाने को आग लगा दी। आग लगा दी, समझ गए ना? पूरा थाना जल गया। जल गया तो जितने पुलिस वाले अंदर थे वो भी जल गए। गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। मतलब गांधी जी कह रहे थे ठीक है यार, उन्होंने मार दिया, मार खा लो, पर तुम कुछ मत करो, है ना, ऐसे कुछ। तो गांधी जी ने पूरी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। किसके बाद? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। चौरी चौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 15 मील दूर। और बेटा हमारे पीजेंट्स ने जो आग लगाई थी ना उसमें कितने पुलिसमैन मर गए थे? 22। और जैसे ही इस इंसिडेंट की न्यूज़ गांधी जी तक पहुंची, गांधी जी बहुत डिस्टर्ब हुए। 22 पुलिस वाले मर गए। गांधी जी तक ये खबर पहुंची, गांधी जी परेशान, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हम तो नॉन वायलेंट वे में काम करने वाले थे। गांधी जी का सर दुखने लगा, बेचारे बड़े परेशान कि अब क्या करें। गांधी जी ने उठा के इस पूरे मूवमेंट को क्या कर लिया बेटा? कॉल ऑफ। क्लियर है? चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा लाहौर सेशन। ठीक है, पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो लाहौर तो हमारे इंडिया का ही पार्ट था। तो लाहौर में एक सेशन होता है दिसंबर 1929 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन, एनुअल सेशन होता है। कहाँ पर? लाहौर में। और इसके प्रेसिडेंट थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हर सेशन का कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता था। तो जो लाहौर में सेशन हुआ उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा जोश में आ गए थे और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज को ही अपना अल्टीमेट गोल बताया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि अब हमारा एम डोमिनियन स्टेटस पाना नहीं है, बहुत टाइम हो गया अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांगते मांगते, अब तो हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। इस सेशन ने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे इंडिया में। कब? 26 जनवरी 1930 से। देखो आज़ादी नहीं मिली थी, पर जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती हम 26 जनवरी को क्या मना देंगे? हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ऑन दैट डे द ट्राइकलर वॉज होस्टेड एट मैनी प्लेसेस। और इस दिन बहुत सारे प्लेसेस पे किसको होस्ट किया गया बेटा? ट्राइकलर को होस्ट किया गया, हमारे तिरंगे झंडे को होस्ट किया गया। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने ऑथराइज किया महात्मा गांधी को कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करो। ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग पूर्ण स्वराज। देखो एक मुद्दा ये भी रख लेना, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कि भाई अब हम टैक्सेस पे नहीं कर पाएंगे और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो पूर्ण स्वराज है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को ऑथराइज किया कि आप लॉन्च करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। एक मुद्दा उसमें ये भी हो कि हम टैक्सेस को पे नहीं करेंगे, फाइनली अल्टीमेट एम तो हमारा पूर्ण स्वराज है ही। स्टूडेंट्स आई होप कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्लियर होगा, है ना बेटा। चेक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस इन द ईयर 1990। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर, क्या? जनरल डायर फायर्ड एट द क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। किसने ऑर्डर दिए थे बेटा? तो ऑर्डर दिए थे जनरल डायर ने।
जनरल डायर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन द ईयर 1922। कब कॉल ऑफ की गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 1922 में। किस इंसिडेंट पे? तो चौरी चौरा, ऊपर स्पेलिंग है देख लेना आप लोग, है ना, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगी, छोटा सा स्पेस है। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था। किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। किस ईयर में? 1922 में। किसकी कमान पे जलियांवाला बाग हुआ? जनरल डायर। कब हुआ? 1919 में। जो लाहौर सेशन था उसने क्या डिक्लेयर किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। दोनों की स्पेलिंग आपको ऊपर मिल जाएगी, वहां से ले ले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। इन द ईयर, अब बेटा यहाँ पर कंफ्यूज ना हो तो एक बात सुनो कि इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया जाएगा, ये आईएनसी ने डिक्लेयर तो कब किया था? 1929 में, ठीक है। पर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया कब था? 1930 में। तो दोनों डेट्स को थोड़ा एक बार सोच लेना, समझ लेना। क्लियर है? आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।